नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, अभी आपने देखा कि परसों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट पेश किया 2025-26 का, और बड़े खुश होकर पूरे बजट को पेश किया उन्होंने कि हमने इतना बजट बढ़ा दिया, सभी वर्गों का विकास, सबका साथ, पता नहीं क्या क्या बोला। खैर, मैं पहले तो उनको पहली बार बजट पेश करने पे बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी हैं। वो सवाल मेरे दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री जी से भी हैं। वो सवाल मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो एमएलएज हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उनसे भी मेरा ये सवाल है। दिल्ली की सरकार ने 1 लाख करोड़ का रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बजट पेश किया, और 2024-25 का आम आदमी पार्टी की सरकार के अंतिम वर्ष में 76,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था, जिसको बाद में रिवाइज करने के बाद 69,500 करोड़ कर दिया गया था। रेखा गुप्ता जी ये क्लेम कर रहे हैं कि इस बार का बजट पिछले बार से 31% अधिक है। यानी कि अगर 31% अधिक बजट है, तो क्या जिस तरह अनेकों मदों में बजट दिया गया और वो बजट हर विभाग का बढ़ाया गया, जैसे मैं इसको विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। इस 1 लाख करोड़ के बजट में से एजुकेशन को 19,291 करोड़ का बजट मिला, ट्रांसपोर्ट को 12,952 करोड़ का बजट मिला, हेल्थ को 12,893 करोड़ का बजट मिला, अर्बन डेवलपमेंट को 10,694 करोड़ का बजट मिला, दिल्ली जल बोर्ड, यमुना सफाई, सीवर आदि, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ का बजट मिला, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं कहूंगा, ये बड़ी चालाकी है क्योंकि सोशल वेलफेयर लिख दिया। ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर चीज़ों को बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला एक अच्छा खेल देखने में आ रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया है। ये मैं वहाँ था, उसके बाद भी ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ इन सब मुद्दों को उस वक्त भी मंत्री रहते हुए भी और विधायक रहते हुए भी इन मुद्दों को उठाया करता था। आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ना बीजेपी में हूँ, ना कांग्रेस में मैं, ना मैं एमएलए हूँ, ना मंत्री हूँ, और ना मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, तो आज मैं उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं मंत्री था तब की भी आप मेरी स्पीचेस दिल्ली की विधानसभा के अंदर की देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिकॉर्ड पे है। और आप चाहें तो जब मैंने मंत्री से रिजाइन करते विधायक था तब की भी मेरी स्पीच जो दिल्ली की विधानसभा में देता था, उनको भी आप उठा के देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद आप आज से तुलना कर सकते हैं कि मैं तब भी वो सारे मुद्दे उठाता था जो आज उठाने वाला हूं, और वो मैं आज, जब मैंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा और मैंने तय किया कि अब मैं विधायक का चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा और मैं संगठन में, कांग्रेस में काम करूंगा, लेकिन आज जब ये बजट पेश हुआ और मैंने इस बजट को विस्तार से पढ़ा, पढ़ने के बाद जो मैंने उसका आकलन किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय गुप्ता, रेखा गुप्ता जी, वो कह रही है कि 31% हमने वो बजट बढ़ा दिया, लेकिन जब बात आती है सोशल सिक्योरिटी की तो उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग भी आता है, जिसकी तमाम योजनाएं, चाहे वो आंगनवाड़ी से संबंधित योजना हो, चाहे वो मातृत्व वंदना योजना से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं को पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो जो नई घोषणा की जा रही है जिसके लिए 5100 करोड़ उसी बजट में, ये 5100 करोड़, 10,597 करोड़ में सोशल सिक्योरिटी में, ये 5100 करोड़ जो इन्होंने घोषणा की थी, 2,500 रुपया पर मंथ हर महिला को, 18 साल से 59 साल तक की महिला को हम सहायता राशि देंगे, उसको भी जोड़ के, ये अलग नहीं है। और इसी के अंदर जो समाज कल्याण विभाग है, उसका जो मंत्रालय, उसकी जो योजना है, चाहे वो दिव्यांगों से संबंधित हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो जो चिल्ड्रन होम या ओल्ड एज होम हो,
यानी जितनी भी स्कीम समाज कल्याण की बुजुर्गों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे चल रही हैं, दलितों के नाम पे चल रही है, आदिवासियों के नाम पे चल रही है, पिछड़ों के नाम पे चल रही हैं, सबको जोड़ के सोशल सिक्योरिटी, यानी कि दुनिया का ऐसा बजट आपको नहीं मिलेगा जो हम यहाँ देख रहे हैं भारत में। यानी कि दिल्ली की सरकार के बजट में दिल्ली की 90% जो जनता है, बल्कि महिलाओं को जोड़ लो तो 95% बैठती है करीब करीब, उसको इस 1 लाख करोड़ के बजट में 10,597 करोड़ केवल दिया है। और उसमें जो सबसे दिलचस्प सवाल हैं वो ये हैं कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जो शुरुआत में SC/ST बच्चों को सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी और तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए जो सरकारी स्तर पर योजना चलाई गई कि इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग लें, सरकार पैसा देगी, साथ में 2500 रुपये स्टाइपेंड भी देगी, वो योजना लगभग पिछले 2.5 साल से, यानी आम आदमी पार्टी के ही समय में, मेरे रिजाइन के बाद से वो योजना बंद है। और बीजेपी ने भी उस योजना का कोई जिक्र और उसके लिए कोई फंड अपने इस बजट में नहीं दिया है। और इसके साथ साथ आप ये भी पाएंगे जो स्कॉलरशिप की जितनी स्कीम चलती थी, आप बजट बढ़ा रहे हैं, EWS के नाम पर आपने इनकम क्राइटेरिया 8 लाख रखा है, लेकिन SC/ST OBC माइनॉरिटी से संबंधित चाहे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, चाहे स्टेशनरी स्कॉलरशिप है, या दूसरी जो स्कॉलरशिप दिल्ली सरकार की चल रही है, आप उसमें देखेंगे कि SC/ST OBC वाली स्कीम्स में 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया रखा हुआ, सालों से 2.5 लाख ही चला रहा है। उस 2.5 लाख को 8 लाख क्यों नहीं किया जा रहा? उस 2.5 लाख की सीमा को, इनकम क्राइटेरिया को SC/ST के मानों में हटाया क्यों नहीं जा रहा? और स्कॉलरशिप पर आपने बजट क्या दे, ये भी तो बता दो। इस बजट में कितनी चालाकी से आपने इस बजट में इस बात को छुपा दिया कि SC/ST का कोई बजट बढ़ा नहीं है, बल्कि SC/ST से संबंधित तमाम बजट को घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। इतना छल दिल्ली के SC/ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ ये सरकार कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की हरकत आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी अपने पिछले 3 सालों में की है। तो क्या इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सिरसपुर के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल चलता था SC/ST बच्चों के लिए, वो स्कूल साल भर पहले बंद कर दिया गया, आज भी बंद है। उस स्कूल के बारे में, उस रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। SC/ST बच्चों के लिए एक हॉस्टल चला करता था संस्कार आश्रम में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, GTB हॉस्पिटल के सामने। लगभग अब से 2.5 साल पहले काम उस पर शुरू हुआ रेनोवेशन का, जिसको अगस्त 2022 तक कंप्लीट करके और हॉस्टल को चालू करना था। उन्होंने 1 महीना और मांगा, तब मैं मंत्री हुआ करता था, तो 1 महीना और दिया, अक्टूबर तक उस हॉस्टल को चालू करना था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसके बाद 2 साल से अधिक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो SC/ST का रेजिडेंशियल हॉस्टल लड़के और लड़कियों के लिए जो था वो आज भी बंद है। उसके लिए भी बजट के अंदर कोई चर्चा मुझे नहीं मिली है। अनफॉर्चुनेटली जो एक स्कीम हमने बनाई थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, जिसमें 5 लाख रुपया रखा गया था, जिसमें उस वक्त 3 साल पहले हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पैसा मांगा था कि ये पर्याप्त नहीं है, 5 लाख से कुछ नहीं होता। विदेश में कोई भी डिग्री करने के लिए जाता है तो 1 साल के कोर्स के 40-40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इसको हटा देना चाहिए सीमा को, और जितना भी खर्चा है उतना दिल्ली सरकार दे। और आपने देखा होगा चुनाव से एकदम पहले, महीने भर पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भी वो वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम विदेश में जो बच्चे SC/ST के जाएंगे पढ़ने, उनका पूरा खर्च उठाएंगे। और अब बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन वो बीजेपी की सरकार जो कहती है हम SC/ST के हितैषी हैं, हम महिलाओं के हितैषी हैं, उसने उस योजना पे कोई जिक्र ही नहीं किया। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो योजना भी बंद। तो इस पूरे बजट में आप कह रहे 31% बजट बढ़ गया, SC/ST का बजट कितना बढ़ा ये भी तो बता दीजिए। SC/ST OBC माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप स्कीम पे 2.5 लाख की इनकम क्राइटेरिया को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं?
सीवर के अंदर किसी की जान चली जाती है, सीवर क्लीन, वैसे तो सीवर में उतरने पे हमने बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी प्राइवेट बिल्डिंग वॉल के अंदर ठेकेदार बुला के वो उतार देते हैं मजदूरों को। उसमें 99% SC/ST के लोग होते हैं। उसमें प्रोविजन उस वक्त जब एक्ट बना 10 लाख का सहायता राशि का था। आज तो अलग अलग मुद्दों पर जो 1-1 लाख का उनको सहायता राशि दे देते हैं। लेकिन जो सीवर, अगर गटर बंद हो गया, अगर वो ना खुले तो चारों तरफ इतनी गंदगी फैल जाती है, महामारी फैल जाए। जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर उसके अंदर उतरते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, उनको 10 लाख मुआवजा क्या होगा? 10 लाख में क्या उनका परिवार पल जाएगा? नौकरी आप उनको देते नहीं है। एक्ट के अंदर रिहेबिलिटेशन की में रिहेबिलिटेशन आप देते नहीं है। आपने तो उनका भी राशि को 10 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर देना चाहिए था। उस पर भी एक लाइन आपके बजट में नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि SC/ST के प्रति जो रवैया आम आदमी पार्टी की सरकार था, वही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि राजेंद्र गौतम जी, आप भी तो आम आदमी पार्टी में थे। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में रहते, मंत्री रहते हुए भी इन तमाम मुद्दों पर मैं मुख्यमंत्री जी से भी, और साथ में सदन चलते सदन में एक मंत्री के तौर पर भी मैं वो मुद्दे उठाता था, एक विधायक के तौर पर भी वो मुद्दे उठाता था। तो क्या ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए मुझे? और सवाल ये भी बनता है कि 12 रिजर्व सीट हैं दिल्ली के अंदर, 12 में से 12 की 12 पिछले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी को, इस बार 12 में से 8 आम आदमी पार्टी को, 4 बीजेपी को। तो ये जो 12 लोग हैं उनमें एक मंत्री भी हैं। मंत्री भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ये 8 लाख, ये जो 2.5 लाख की लिमिट हटा दो। जो रेजिडेंशियल स्कूल बंद पड़ा उसको चालू करा दो, जो हॉस्टल बंद पड़े उसको चालू करा दो, और स्कॉलरशिप जो मिलती थी ना के बराबर, उसकी भी तो रकम को 3 गुना कर दो। वो तो रकम सालों से नहीं बढ़ी है। लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, DA लग जाता है हर साल नौकरी करने वाले लोगों का। साल में कम से कम 4 से 6% DA बढ़ जाता है हर साल। सांसदों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, विधायकों की भी बढ़ती रही है, और कल विधायक की भी तनख्वाह बढ़ाने पे वो एक कमेटी बना दी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो SC/ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति है, सरकार की योजना है, उसकी भी राशि कभी बढ़ेगी या कभी भी नहीं बढ़ेगी? 10 साल पहले भी वही राशि थी, आज भी वही राशि है। उसका इनकम क्राइटेरिया 10 साल से 2.5 लाख ही चला रहा है, वो कभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तनिक भी शर्म नहीं आती किसी सरकार को? ऐसा नहीं लगता कि SC/ST OBC के लोग भी इंसान हैं? बजट बढ़ना चाहिए, हम इस बात की सहमति देते हैं, लेकिन SC/ST से संबंधित, OBC से संबंधित जो योजनाएं हैं, माइनॉरिटी से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनकी अनदेखी क्यों? बजट में उनके बारे में अलग से चर्चा क्यों नहीं की जाती? बजट के अंदर जब आप उसमें सोशल सिक्योरिटी में सारा लिख के छुपा देते हैं, पूरा इतना बजट दिया, दिखने में दिख रहा है 10,597 करोड़ दे दिया भाई सोशल सिक्योरिटी को, लेकिन इसमें SC/ST OBC माइनॉरिटी संबंधित स्कीम पे क्या है उसको देखेंगे तो घटता जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने दिल्ली विधानसभा में बताया था, अपने स्पीच में मैंने कहा था, बजट के ऊपर जब स्पीच दी थी, आतिशी जी ने बजट रखा था, तब मैंने बजट के दौरान मैंने कहा था, मेरा आज भी स्पीच यूट्यूब पे मिल जाएगा, दिल्ली विधानसभा की साइट पे मिल जाएगा। मैंने उस वक्त भी ये मुद्दे उठाए थे कि SC/ST का बजट घट क्यों रहा है, जो दिया जा रहा है पहले बात तो कम दिया जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो भी खर्च नहीं हो रहा जो दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। अब मेरी नजर इस बात पे है कि आज जो मंत्री बने समाज कल्याण के, जिस पोस्ट पे कभी मैं था, वो इन मुद्दों पर कुछ बोलते और कुछ करते हैं या नहीं करते। साथ ही साथ जो उनसे अलग 11 विधायक हैं, जिनमें 4 आम आदमी पार्टी के और 7 मंत्री जी से अलग 7 बीजेपी के, वो इस बजट पे चर्चा चल रही है आज। उस बजट की चर्चा में इन मुद्दों को वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। वो SC/ST OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों पर SC/ST OBC के विधायक अपनी बात को रखेंगे, जायज मांगों को करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इस पर नजर रखूंगा और आगे भी आपके साथ मिलता रहूंगा। लेकिन ये जो हो रहा है, छल हो रहा है, बेहद शर्मनाक है। दिल्ली सरकार के अपने जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल, लॉ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, जो तमाम दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, लेकिन उन यूनिवर्सिटी के नाम पर जब से वो यूनिवर्सिटीज बनी है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, बेइंतहा फीस बढ़ती जा रही है। स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी जो पहले आईटीआई हुआ करती थी, जिसमें पहले आईटीआई से एक कोर्स करने के लिए जो फीस अगर 1200-1500 लगती थी वो 25-25 हज़ार हो गई है। इसलिए यूनिवर्सिटी बनाई थी क्या? फीस का खर्चा बढ़ा दो, उनके माँ बाप पे डाल दो। और दिल्ली सरकार के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, एक लॉ की डिग्री 5 साल की करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 20-20 लाख रुपया चाहिए। डीटीयू एनएसयूटी से इंजीनियरिंग करने के लिए 15-15, 16-16 लाख रुपया चाहिए। कहां से लाएंगे एससी एसटी के बच्चे, गरीब बच्चे, ओबीसी के बच्चे? सरकारें बन रही हैं, बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के मुद्दे वही के वही हैं। बजट बढ़ता है लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए नहीं। जागरूक रहिए और मैं चाहूंगा कि इन विधायकों पर नजर रखिए। फिर आपके क्षेत्र में आएंगे, वोट मांगने भी आएंगे और वैसे भी आएंगे, इनसे सवाल कीजिए। आप अगर सवाल नहीं करेंगे, छोटे छोटे लालच में बटे रहेंगे, तो इसी तरह आपकी हकमारी होती रहेगी, आपके साथ धोखा होता रहेगा। तो साथियों, जब बच्चा नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती। अगर समाज के लोग अपने मुद्दों पर, अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित मुद्दों पर अगर नहीं बोलेंगे तो सरकारों को क्या पड़ी है। और खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को तो वैसे भी इंसान ही नहीं समझते, क्योंकि जब धर्मशास्त्र ने उनको इंसानियत का दर्जा नहीं दिया, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उनको शूद्र और अछूत बनाकर रखा, तो वो सोच गई थोड़ा है। अभी भी उनकी वो सोच है और उसी सोच के तहत वो आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। आप सजग होइए, जागरूक होइए, अध्ययन कीजिए, एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। निश्चित तौर पर भविष्य में आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा आपके बच्चे आपको कोसेंगे। और जो हमारे सांसद विधायक अगर सामाजिक मुद्दे नहीं उठाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।